जिसके जरिए आप ट्रेन के जो पायलट है उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपको तुरंत इससे मदद मिलेगी। तो ये सारी सुविधाएं कवच जैसी सुविधा यानी कि और एंटी कॉलिजन जैसे पूरा पारंपरिक ट्रेनों में देखते थे, कोचेज इस तरह के होते थे कि अगर ट्रेन की दुर्घटना होती है तो ट्रेन के डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ जाते थे, जिसके कारण जो क्षति होती थी, जान माल का नुकसान होता था, वो काफी होता। अब ऐसे कोचेज बनाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छा, इसमें बहुत अहम बात यह है कि मैं पीछे देख रही हूँ कि जो बैनर लगा है उसमें लिखा है गिफ्ट ऑफ मॉडर्न ट्रैवल टू विकसित भारत, यानी नित्य नया नूतन और पूर्व चिरातन। आप अगर ट्रेन की तस्वीरें जो लगातार हम अपने दर्शकों को इस मंच के माध्यम से दिखा रहे हैं, इस ट्रेन को सजाया गया है गेंदे के फूलों से और जो तिरंगे के रंग हैं उनसे जुड़े हुए गुब्बारों से। यानी अगर हम नित्य नया नूतन यानी अत्याधुनिकता को लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि संस्कृति पीछे छूट रही है। और यही वजह है कि आप देखिए कि वंदे भारत का जो पहला कोच है उस पर स्वास्तिक बनाया गया है और ये इस भारत की पहचान है जो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को संजोकर अपने विरसे पर गर्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल आंचल, देखिए कुछ और भी खासियत इस ट्रेन की मैं आपको बताना चाहूंगा जी। पूरा ट्रेन एयर कंडीशन तो है ही, साथ साथ इसमें जो तापमान नियंत्रण है उसकी भी स्वतः जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम है कि आपको उस तापमान को भी जो है ये उस हिसाब से नियंत्रित रखेगा। लंबी दूरी के लिए इसकी जो सीटें हैं उसको डिजाइन की गई है। इंफोटेनमेंट और इंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन लगाए गए हैं, साथ साथ एलईडी लाइट्स लगाए गए हैं ट्रेन के अंदर। इसके अलावा सारे ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर, जैसा मैंने आपको बताया, पैनोरमिक व्यू वाले विंडोज जो मैं बताया था, काफी बड़े बड़े विंडोज है। बायो वैक्यूम वाले जो है इसके अंदर सारे टॉयलेट्स हैं, मतलब कि जो गंदगी है उससे निजात पाने की एक बड़ी कोशिश की गई है। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर के बात करें, कवच सिस्टम जो भी अब ट्रेन आ रही है, टक्कर रोधी कवच सिस्टम, उसके ये सारे ट्रेन जो है वंदे भारत ये लैस है। फायर सेफ्टी की बात करें तो फायर सेफ्टी को आग कहीं पे अगर ट्रेन के अंदर किसी वजह से गलती से भी या किसी कारण से लग जाता है तो उसको तुरंत ऑटोमेटिक पहचान कर उसे बुझाने की भी इस ट्रेन के अंदर व्यवस्था है। सीसीटीवी की निगरानी है पूरे ट्रेन के अंदर। आपातकालीन समय में हर कोच में इंटरकॉम सिस्टम की व्यवस्था है। ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो इस तरीके का बना है कि जो 30% एनर्जी को भी सेव करती है। डुअल सस्पेंशन सिस्टम, यानी कि अगर आप 130-150 किलोमीटर पर भी अगर ये ट्रेन चल रही हो तो एक ग्लास पानी भी अगर आपने अपने टेबल पर रखा है तो पानी जो है उससे आपको सेफली नजर नहीं आएगा, मतलब वो हिलता डुलता नजर नहीं आएगा। इसकी सस्पेंशन सिस्टम इस तरीके से बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कितनी बारीकियों को ध्यान में रखकर इस ट्रेन को बनाया गया है। इसी कारण से आज शायद ये इस सरकार की एक पहचान भी बन चुकी है वंदे भारत ट्रेन। और वही हमने देखा कि देश में करीबन 144 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों की सेवाएं संचालित हैं और अब इन 3 ट्रेनों के साथ ये संख्या 150 के पार पहुंचेगी। वहीं 6 करोड़ से ज्यादा यात्री जो हैं वो वंदे भारत के सफर का अनुभव और आनंद लेते हैं। इस पे अगर अभिषेक ये देखें तो इन ट्रेनों में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत जो ट्रेन है वो है नागपुर अजनी पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस और ये 881 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है। उस लिहाज से इसमें ज्यादा से ज्यादा स्टेशंस कवर किए जाएंगे और बिजनेसेस आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिहाज से इन ट्रेन्स का इन राज्यों की आर्थिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने में, यहाँ तक कि जो लोग नौकरियों की तलाश में निकलते हैं उन्हें भी एक सुलभ अनुभव देने में बड़ा हाथ रहेगा। देखिए, जैसा पहले भी आपने कहा कि कनेक्टिविटी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बुनियादी जरूरत है। तो कनेक्टिविटी ऐसी हो जो बहुत सुगम भी हो, आरामदायक भी हो और साथ साथ गतिशील भी। तो ऐसे में जिस तरीके से भारतीय रेल के अंदर तमाम चीजों को लेकर के बदलाव हो रहा है या ये कहिए कि कायाकल्प हो रहा है, तो निश्चित तौर पे इसका जो फायदा है यहाँ की अर्थव्यवस्था को होगा, यहाँ के युवाओं को होगा, यहाँ के व्यापार को होगा, यहाँ के उद्योग को होगा, सब जो तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनको हो। तो निश्चित तौर पे ये बिल्कुल सही है कि वंदे भारत जैसे ट्रेन और इसके बाद जो इसकी अगली पीढ़ियां आएंगी वो देश में एक और क्रांति लेकर के आएगी, जिस
जिससे न सिर्फ विकास, व्यापार, रोजगार, बल्कि स्वरोजगार का भी सृजन होगा और लोगों तक इसकी पहुंच होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, आपने देखा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किस तरीके से ईस्टर्न डेडिकेट और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट को ये दोनों लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और इस पर जो मालगाड़ियां कभी 25 किलोमीटर की रफ्तार से जो देश भर में चलती थी, आज 75 किलोमीटर के एवरेज रफ्तार से चलती है, यानी कि 100 किलोमीटर की उनकी मैक्सिमम स्पीड है। जो मुंबई से दिल्ली आने में पहले तकरीबन 3 से 4 दिन से गुड्स ट्रेन को लग जाता था, मालगाड़ी को लग जाता था, अब वो 24 घंटे में पहुंचे। तो इससे समझिए कि जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स है उनकी पहुंच कितनी तेज हुई, यानी कि जो औद्योगिक या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनकी जो नीड है वो कितनी तेजी से बढ़ी। इससे क्या हुआ कि इससे रोजगार का भी सृजन हुआ और स्वरोजगार भी जो है उसको भी और बिल्कुल आपने बहुत अहम बात की है, क्योंकि जिस ट्रेन का जिक्र हम कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के लिए देश की सबसे लंबी दूरी करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जो जिसका जिक्र हमने किया कि 881 किलोमीटर का जो पूरा रन रहेगा। और इसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो व्यापारी हैं, छात्र हैं, कर्मचारी हैं, पर्यटक हैं, जिन्हें तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव तो मिलेगा ही अभिषेक, वहीं व्यापार के साथ साथ वाणिज्य के नए अवसर भी खुलेंगे। ऐसे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिहाज से अगर हम देखें कि रेलवे के सेक्टर को हमने देखा कि इस ट्रेन के विस्तारीकरण से एक अलग ही नए आयाम पर, एक नए जॉनर पर हमने जाते हुए देखा है, जिसमें स्वदेशीकरण की वजह से इस पूरे सेक्टर को धार मिलती हुई। बिल्कुल, देखिए रेलवे को तो आप कह सकते हैं कि भारत का लाइफलाइन भी कहा जाता है। प्रतिदिन बात करें तो तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो रेलवे में सफर करते हैं। देश भर में तकरीबन 15,000 सवारी रेलगाड़ियां चलती हैं। तकरीबन इतनी ही जो है आपको गुड्स ट्रेन देश के जो अलग अलग हिस्सों में है वो माल ढुलाई का काम करती है। और वैसे भी अगर आप देखिए तो रेलवे परिवहन का, सार्वजनिक परिवहन का सबसे सस्ता माध्यम भी है। आप रेल की टिकट देखेंगे और अगर आप किसी और की टिकट देखेंगे तो दोनों में बहुत फर्क है। सबसे इकोनॉमिकल भी रेलवे को कहा जाता है और सबसे आरामदायक भी रेलवे को कहा जा सकता है। और ऐसे समय में देश को जब जरूरत है, जब देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, तो रेलवे को और कितना धार मिले, रेलवे को और कितना गति मिले। और यही एक बहुत बड़ी चीज है कि भारतीय रेल लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है वो अपने बदलाव लेकर आ रही है। और ये प्रधानमंत्री जिस तरीके से स्टेशन की बात हो या फिर ट्रेनों की बात हो, इनके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं उनको आधारशिला रख रहे हैं, उनकी शुरुआत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये देश के लिए के विकास को और गति देगा, मील का पत्थर साबित होगा आज। और इसमें हमें ये भी समझना होगा कि जिस तरह से इन रूट्स को डिज़ाइन किया जाता है अभिषेक, खास तौर पर हमने देखा कि कैसे बेंगलुरु के लिए इस चरण में विस्तारीकरण किया गया, फिर हमने देखा कि कैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को एक धागे में पिरोने की कोशिश पूरे वंदे भारत के इस नेटवर्क से की जा रही है। तो बहुत विवेकपूर्ण तौर पर ये फैसले लिए जाते हैं कि किस तरह से कनेक्टिविटी को सूत्रधार तरीके से जोड़ा जाए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले, जब हम बात करते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से, इन्हें जोड़ा जाना चाहिए। आप देखिए आसन की आज लगभग जितने भी राज्य हैं उन सभी में वंदे भारत चल रही है। हम एक आंकड़ा भी देख रहे थे वंदे भारत का कि अभी तक इन्होंने जो है वंदे भारत से तकरीबन कितने पैसेंजर, ये जो संख्या 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है वंदे भारत की, उससे ज्यादा पैसेंजर्स ने वंदे भारत से सफर किया। फीडबैक भी हमने देखा वंदे भारत का कि लोगों का क्या फीडबैक है। जो एक बार सफर करता है वंदे भारत में, वो चाहता है कि वो दूसरी बार वंदे भारत से सफर करे। और खासतौर पे अब जो वंदे भारत के रूट्स को प्लान किया जा रहा है, जो बड़े शहरों के बीच में जहाँ काफी ज्यादा रश और लोगों को सुबह जाकर के शाम तक वापसी भी करनी है, तो अपना काम भी करना चाहते हैं, व्यापार या रोजगार का, और उसके बाद आना चाहते हैं, तो ऐसे रूट से वंदे भारत जो है इनको ज्यादातर चलाया जा रहा है। चाहे हम बात करें बेलगावी से लेकर के बेंगलुरु स्टेशन, जो ये वंदे भारत हुआ, या फिर धार्मिक जो श्रद्धालु है उन लोगों को लेकर के
अमृतसर माता वैष्णो देवी वंदे भारत, या फिर जो नागपुर पुणे वंदे भारत है। देखिए, इस नागपुर पुणे वंदे भारत में भी जो स्टेशन कनेक्ट हो रहे हैं उसमें यानी अजनी नागपुर हो रहा है, वो वर्धा हो रहा है, अमरावती हो रहा है, अकोला, जलगांव, नासिक, अहिल्यानगर, और फिर ये पुणे तक पहुंच रही है। ऐसे ही बेलगावी क्रांतिवीर जो है, बेलगावी से जो बेंगलुरु के बीच में जो चल रही है, बेंगलुरु तुमकुर जो एक काफी आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण शहर है, हासन, चिक्कमगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़ और बेलगावी तक जा रही है। तो न सिर्फ दो शहरों के मतलब कि अब 2 पॉइंट, बल्कि उसके बीच के जो शहर है उनके, बिल्कुल, यही तो वंदे भारत ट्रेन की खूबी है, उन तमाम जिलों को भी जोड़ना जहां पर कनेक्टिविटी को अगर पहले बहुत सोचा होता कि लाना है तो आर्थिक तस्वीर कुछ और होती, लेकिन जिस तरह से अब ये फैसले लिए जा रहे हैं ये देश को सशक्त तौर पर आत्मनिर्भर बनाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इन तमाम जानकारियों के लिए। और लाइन हाउस का भी उद्घाटन थोड़ी देर में होना है, लेकिन ये वो 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिन्हें प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। बेंगलुरु बेलगावी वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसके बाद अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर अजनी से पुणे तक की ये ट्रेनें शामिल हैं। कर्नाटक दौरे पर हैं प्रधानमंत्री, बेंगलुरु के साथ उससे जो कनेक्टिंग राज्य है उन्हें बड़ी सौगात ये दी गई है। देश के रेल के सफर में ये ऐतिहासिक कदम है। आप देख सकते हैं कि जो वहाँ पर लोग हैं प्रधानमंत्री को देखने आए, उनसे हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और ये तस्वीर हरी झंडी दिखाते हुए उन 3 ट्रेन्स को, जो 3 वंदे भारत ट्रेन हैं जो 4 राज्यों को जोड़ती हैं, जैसा कि मैंने बताया, जिसमें बेंगलुरु से बेलगावी है, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर अजनी से पुणे तक की ट्रेनें शामिल है। इसमें 2 का वर्चुअल रूप से किया गया है उद्घाटन और 1 फिजिकल फॉर्म में। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से आज ये बड़ा दिन कि रेल यात्रा को सुलभ, सुगम और इन अनुभवों को बहुत अहम बनाने के लिए ये तीनों वंदे भारत एक्सप्रेस जिन्हें आज फ्लैग ऑफ किया गया है, ये पहली जो वंदे भारत ट्रेन है बेलगावी से क्रांतिवीर संगेली रायण बेंगलुरु के बीच चलेगी। अब इसमें होगा ये कि वो बेंगलुरु, तुमकुरु, हासन, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे तमाम जो जिले हैं उनके बीच तेज रफ्तार के साथ जो है वो दौड़ेगी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस अजनी नागपुर से पुणे के बीच शुरू होगी, जिसे हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री ने, जिसमें नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, जलगांव। अब देखिए छोटे छोटे ये जिले हैं और इन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के चलने से यहाँ से लोगों का सफ़र करना, चाहे वो ट्रैवल उनके अपने पर्सनल यात्रा के अनुभव के लिए हो, आर्थिक लिहाज से हो, पर्यटन को गति देने के भी लिहाज से, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ये जो हरी झंडी दिखाई गई है। अब देखिए मेक इन इंडिया का जो वो शेर है वो भी ये बताता है कि इन ट्रेन के जो मुख्य पार्ट्स हैं जिनसे इन ट्रेन को बनाया गया है वो मुख्य तौर पर आत्मनिर्भर भारत के सूचक हैं, क्योंकि उनकी तैयारी भारत में ही की गई है। और तीसरी वंदे भारत ट्रेन अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच, जिसे हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री ने, अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, जम्मू और रियासी के यात्रियों को क्या देगी? एक तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव। अभिषेक सिंह जुड़ गए। अभिषेक, रेल यात्रा का ऐतिहासिक अनुभव और यहाँ पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद रेल के अंदर मौजूद है, वहां पर जो बच्चे मौजूद हैं उनके अनुभवों को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। गति एक अच्छे अनुभव के लिहाज से आज का दिन अहम मान सकते हैं। बिल्कुल आंचल, देखिए काफी आप इसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं, ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं, न सिर्फ देश के लिए, खास तौर पे कर्नाटक के लिए, क्योंकि आज कर्नाटक को जो है वो 11वीं वंदे भारत की सौगात मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये 11वीं वंदे भारत है जो कि बेंगलुरु से बेलगावी यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ेगी। काफी बड़ा एक इम्पोर्टेंस है इन दोनों शहरों का, क्योंकि बेंगलोर को आप जानते हैं आईटी सिटी के नाम पे जाना जाता है और बेलगावी का जो इलाका है वो औद्योगिक क्षेत्र है। तो ऐसे में काफी बहुत प्रतीक्षित भी कह सकते हैं इसे कि वंदे भारत को लेकर के लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे, तो आज वो दिन है जिससे प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की। इसके साथ साथ रूट से भी प्रधानमंत्री ने फ्लैग ऑफ किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेंगलुरु केसी के स्टेशन के, जो कि 2
यानी कि माता वैष्णो देवी कटरा से लेकर के गोल्डन टेम्पल यानी कि अमृतसर के बीच में चलेगी, उसकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की। और ये दोनों जगहों के बीच में अगर आप देखेंगे कि जो श्रद्धालु है उनका काफी फ्लो होता है, फुटफॉल इन दोनों जगह पे काफी ज्यादा है, इन दोनों जगह पहुंचने वाले लोग काफी ज्यादा है। तो ये लोगों को के लिए बहुत बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जो धार्मिक जो आस्था को लेकर के उन जगहों पे जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अच्छी विश्व स्तरीय सेवा उन्हें मिला। और तीसरा जो लाइन है यानी कि नागपुर महाराष्ट्र के अजनी स्टेशन से लेकर के पुणे के बीच में, दो शहरों को कनेक्ट करता हुआ अजनी और पुणे दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट शहर हैं, और इनके बीच में जो थी वो भी कम समय में। सबसे बड़ी बात है कि वंदे भारत की सबसे बड़ी खासियत है विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ साथ आपको बहुत ही कम समय में आपके गंतव्य तक पहुंचाती है। तो ये जो वंदे भारत के शुरू हो जाने से आज जो ये 3 वंदे भारत शुरू किया गया, इसको लेकर के लोगों में काफी उत्साह है। चाहे हम कर्नाटक की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, पंजाब की बात करें या पूरे देश की बात करें, अभी तक आप समझ सकते हैं कि 144 जो वंदे भारत सेवा है वो पूरे देश भर में चल रही थी। 24 स्टेट और केंद्र शासित राज्यों को वो टच कर रही थी, और अब ये जो है 6 सेवा और लेकर के 150 का आंकड़ा जो है वो भारतीय रेल ये अचीव कर चुकी है आज। और वहीं अभिषेक, हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में कि इन ट्रेन्स पर मेक इन इंडिया का वो शेर मौजूद है कि जो तमाम कलपुर्जे जिनसे इन ट्रेनों का निर्माण किया गया, वो कोचेज, वो आत्मनिर्भर भारत की उस तस्वीर को, सशक्त तस्वीर को पेश करते हैं कि उनका निर्माण भारत में हुआ है। ये भी गौरव का एक महत्वपूर्ण क्षण। बिल्कुल आंचल, देखिए अगर हम पहले कोच की बात करें, पहले रैक की बात करें, तो आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण किया गया था। 2019 में शुरुआत की गई प्रधानमंत्री द्वारा, दिल्ली से बनारस के बीच में आपने देखा, वाराणसी के बीच में इस ट्रेन को चलाया गया। और पूर्णतः कह सकते हैं आप स्वदेशी ट्रेन है ये, और विश्व में 15 ही ऐसे देश हैं जहां पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलती है। कभी ये कल्पना था कि भारत में जो पारंपरिक ट्रेनें हैं उसके अलावा भी कोई इस तरह की ट्रेन दौड़ेगी। बेहद ही खूबसूरत लुक, इसका डिजाइन देखिए, सब कुछ जो है इंडिजीनियस है। इसको पूरा जो तैयार किया गया है, इसको इस तरीके से तैयार किया है, जो इसमें सुरक्षा प्रणाली है, इसके अंदर तमाम जो एडजस्टेबल सीट है, 180 डिग्री तक घूमने वाले रोटेटिंग सीट्स है, बड़े बड़े विंडोज है, इसके अंदर सीसीटीवी है, स्लाइडिंग डोर्स आप देख सकते हैं। हर सीट के नीचे जो है वो चार्जिंग पॉइंट है, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, सामान रखने का अतिरिक्त रैक है, जो मॉड्यूलर ये टॉयलेट्स होते हैं वो सब कुछ फैसिलिटी के साथ ये ट्रेन है। और सुरक्षा प्रणाली के हिसाब से भी काफी ये सुरक्षित कहा जा सकता है इसे। तो इस ट्रेन को बनाने की जो कल्पना थी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई, और उसके बाद इसका निर्माण 2017 में शुरू हुआ, और 2019 या अगर हम विदेशों में बनवाते ऐसे ही किसी रैक को तो आप समझिए इसकी कीमत हमें तकरीबन 300 करोड़ के आसपास पड़ती। लेकिन यही जब देश के अंदर बना तो इसके सिर्फ पहला रैक जो है उसके सिर्फ 100 करोड़ में उसे तैयार किया गया, और आने वाले समय में इसका जो कॉस्टिंग है वो और भी कम होता जा रहा है। वहीं अभिषेक, हमने लगातार देखा, आपने तो कई बार जब वंदे भारत ट्रेन्स को हरी झंडी प्रधानमंत्री द्वारा दिखाई गई है, आप लगातार हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात होते हुए अपनी आंखों के सामने देखते हैं, और किसी भी राज्य का, किसी भी देश का जो रेल नेटवर्क है वो इस बात की तस्दीक देखता है कि उनका राज्य आर्थिक तौर पर कितना सशक्त होता है अगर आपकी ट्रेनें स्पीड से, तीव्र गति से ट्रैक्स पर दौड़ती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने आंचल। देखो अगर हम बात करें आज से 2014 के पहले से, तो एक आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कर्नाटक का जो रेल बजट होता था वो तकरीबन 800 करोड़ रुपए का। आज का रेल बजट क्या है? 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्नाटक का रेल बजट है। आप समझ सकते हैं कि रेलवे किस तरीके से जो है कायाकल्प कर रहा है, चीजों की कायाकल्प कर रहा है। चाहे मेंटेनेंस की बात करें, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, हम नई ट्रेनों की बात करें, ट्रैक मेंटेनेंस की बात करें, या फिर स्टेशनों के मॉडर्नाइजेशन की बात करें, अमृत ट्रेन की शुरुआत हो, तमाम जो भारतीय रेलवे को कैसे पारंपरिक लीक से हटा करके वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। न सिर्फ ट्रेनें बल्कि स्टेशन भी, स्टेशन के आसपास की जगहों पर आपने गांधीनगर रेलवे स्टेशन देखा, आपने बड़े बड़े और भी स्टेशन देखे, कैसे उनका जो है पुनर्विकास किया गया, उसको किस तरीके से नए तरीके से बनाया गया। 5 स्टार होटल तक जो है रेलवे स्टेशन के ऊपर बने आपको नजर आते हैं। तो ये एक कुछ बड़े बदलाव हैं जो कि आप दशकों तक नहीं देख पाए, लेकिन एक दशक के अंदर आपने बहुत कुछ बदलते देखा। अच्छा
और वहीं अगर अभिषेक हम इसे इस तरह से भी समझें कि खास तौर पर कनेक्टिविटी को बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मानते हैं प्रधानमंत्री किसी भी राज्य की आर्थिक गति को रफ्तार देने के लिए। अब इन तीनों ट्रेनों को अगर हम एक एक करके समझने की कोशिश करें, खास तौर पर जिसे हम अमृतसर की बात करते हैं जिसमें पठानकोट, जालंधर, रियासी, जम्मू, तो देखिए किस तरह से इन पॉइंट्स को जोड़कर इन तमाम इलाकों को जोड़ा गया, जिसमें पर्यटन भी है, आर्थिक लिहाज से आप अपने गंतव्य से दूसरी जगह अगर जाते हैं तो आपके समय की भी बचत होगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो अमृतसर से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में जो शुरू हो रहा है, इसमें काफी इम्पोर्टेंट आप शहर भी आते हैं, आप व्यापारिक गतिविधियों को लेकर के भी देख सकते हैं, आप लोगों के आवागमन को भी लेकर के देख सकते हैं। आप पठानकोट, जम्मू, रियासी, अमृतसर, जालंधर, आप स्ट्रेटेजिक तौर पर भी इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस तरीके से घाटी तक, ये घाटी के कटरा तक पहुंच रही है, तो स्ट्रेटेजिकली भी जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा जितना मिलेगा, हमें सामरिक रूप से भी हम उतना ज्यादा मजबूत होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट में तब्दील किया, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों की राजधानियों तक रेलवे की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आज 6 स्टेट ऐसे हो चुके हैं जहां की राजधानी नॉर्थ ईस्ट में, वहां तक रेल की पहुंच हो चुकी है, वहां की राजधानियों तक रेल पहुंचने जा रही है। चाहे हम बात अब मिजोरम की करें, हम बात करें असम के अलावा और जो राज्य है वहां की बात करें, वहां तक पहुंच हो रही है। सीमावर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को आप देखिए, अभी चिनाब ब्रिज, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज, प्रधानमंत्री ने उसको उस राष्ट्र को समर्पित किया। घाटी तक जो पहुंच है वो कैसे पूरा हुआ, यानी कि घाटी के लोगों के लिए कितना बड़ा एक राहत। अब ऑल वेदर कनेक्टिविटी आप कह सकते हैं, क्योंकि मौसम की मार के कारण सड़क मार्ग का क्या हाल होता था आपने देखा होगा, लेकिन ऑल सीजन कनेक्टिविटी होने से अब घाटी के लोगों के पास जो है आने जाने में 3 से 3.5 घंटे का वक्त, जबकि रोड के रास्ते 8 से 10 घंटा लग जाता था। कनेक्टिविटी जहां बेहतर होगा वहां विकास आएगा। और प्रधानमंत्री ने शुरू से कहा है कि 2014 में जब उन्होंने गांधीनगर रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन किया था, वहां उसके पुनर्विकास का, तो उन्होंने कहा था रेल को गति तो देश को प्रगति। आज देखिए पूरे देश में रेल किस तरीके से बदलाव से गुजर रहा है। बहुत छोटे छोटे शहरों में हम देखते हैं, बड़े शहरों में भी देखते हैं, आप देखते होंगे कि जब वंदे भारत ट्रेन अभी भी गुजर रही है, जबकि 150 वंदे भारत ट्रेन चल चुकी है, तब भी लोग जो है वो खड़े होकर के उसका वीडियो बना रहे थे, रील बना रहे थे। तो ये रेल ने एक पहचान बनाई है, देश में एक नई पहचान बनाई है आंचल, जो ये पिछले 1 दशक के अंदर हुआ है। और साथ ही जिस तरह से हमने अभी जिस ट्रेन का जिक्र हम कर रहे हैं, ये धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोने का भी एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि माता वैष्णो देवी पर हर साल हम देखते हैं वहाँ पर लोग अपनी आस्थिक भावनाओं के साथ आध्यात्मिक तौर पर जुड़े हैं, और उस लिहाज से तीर्थ यात्रियों के लिए भी एक नई सौगात है ये ट्रेन। बिल्कुल, बहुत बड़ी सौगात है। देखिए, माता वैष्णो देवी के लिए दिल्ली से तो ट्रेन चली रही थी, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से माता वैष्णो देवी के लिए पहले से चालू है, लेकिन अब अमृतसर से भी ये ट्रेन जो शुरू हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई भी एक आम यात्री को, एक छोटे परिवार को ही लीजिए कि वीकेंड पे ही या जब छुट्टी उसे मिलता है, तो वो सोचता है कि वो जाकर के किसी धार्मिक स्थल पे जाकर के पूजा कराए, दर्शन कराए। ऐसे में अब उसे जो फायदा होगा 2 जगह का हो सकता है, अमृतसर का भी और माता वैष्णो देवी का भी। गोल्डन टेम्पल में भी वो मत्था टेक सकते हैं और माता वैष्णो देवी में भी जाकर के वो पूजा कर सकते हैं। तो ये एक तरीके की जो सोच रही है धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने का, ये मोदी सरकार का ये जो है, ये काफी ज्यादा देखने को मिला। कई सारे शहर हैं, अगर वंदे भारत की कनेक्टिविटी को आप देखें, चाहे साउथ में देख लें या फिर नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, तो यहाँ पे धार्मिक स्थलों को कनेक्ट करने में वंदे भारत की एक अहम भूमिका रही है। और एक चीज और बहुत जल्द जो आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बहुत ही जल्दी सितंबर तक में आपको वंदे भारत का स्लीपर वर्जन भी कटरियों पर दौड़ता नजर आएगा। यानी कि बेंगलोर के DEML में जो है उसका निर्माण हुआ था, निर्माण चल रहा है और लगभग वो कंप्लीट हो चुका है, और इसका टेस्टिंग के लिए भी वो अब उसको भेजने की तैयारी कर रही है। तो बहुत जल्दी जो है अब भारत का एक और नया चेहरा, रेलवे का एक और नया चेहरा जो है वो आपके सामने आएगा, जो कि स्लीपर वर्जन होगा वंदे भारत का, एक प्रीमियम ट्रेन जो कि विश्व स्तरीय एडवांस है, यात्रियों को आनंद दिलाएगी। और इसीलिए जब भी हम रेलवे स्टेशंस के गुणवत्तापूर्ण सुगम अनुभव की बात करते हैं,
ट्रेनों के सुखद अनुभव की बात करते हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ाने का जिक्र करते हैं, ऐसे में वंदे भारत ट्रेन जो लगातार अपना विस्तारीकरण कर रही हैं हर चरण के साथ, जिसमें तकनीक से वो लैस है, अत्याधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता आपको सुनिश्चित करवाई जाती है, ये अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की एक सशक्त तस्वीर वैश्विक पटल पर भी पेश करती हुई। बिल्कुल अचल, ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि 15-20 में से 15 ऐसे ही देश हैं जहाँ पे इस तरह की ट्रेनें, सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलती है, और भारत का इसको 180 किलोमीटर के अधिकतम रफ्तार पे से जो है परखा जा चुका है। 130 किलोमीटर की एवरेज स्पीड पे इसे चलाई जा रही है। ट्रैक जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे इसे इसकी स्पीड और बढ़ाने की बात की जा रही है। आप समझिए कि आज इस वंदे भारत ट्रेन को कोई अगर डिमांड की बात करें तो एशिया के कई कंट्रीज हैं, जो यूरोप के कई कंट्रीज हैं, वहां पर ऐसे सेमी हाई स्पीड ट्रेन की जो है वो डिमांड चल रही है, उनका डिमांड है। लेकिन सरकार का लक्ष्य ये है कि मोदी सरकार का ये टारगेट किया है कि अगले 3 साल के अंदर 200 नए और वंदे भारत ट्रेन को पहले भारत में भी अलग अलग शहरों, छोटे शहर, बड़े शहरों से जोड़ा जाए। उसके बाद जो है इसके एक्सपोर्ट की बात होगी। पहले देश के अंदर कनेक्टिविटी, नए रफ्तार और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लोगों तक पहुंचाई जाए, जो कि पुराने पारंपरिक ट्रेनों की लीक से बिल्कुल अलग हो और बिल्कुल नया हो, सुविधाजनक हो, आरामदायक हो और लोगों को हर तरीके से सुरक्षित रखे। और साथ ही हमने हमेशा देखा है अभिषेक, इन ट्रेनों को जब भी देश को समर्पित किया जाता है, राज्य को समर्पित यानी कि राष्ट्र को समर्पित, लोकहित को समर्पित, ऐसे में उनके पीछे जो हाथ जिन्होंने इन ट्रेनों के सुगम और सुलभ अनुभव को जो अब लोगों तक पहुंचेगा, उसके पीछे जिन हाथों ने काम किया है, यानी कि उन वर्कर्स से हमेशा प्रधानमंत्री चिर परिचित अंदाज में बात करते हैं, उनसे भी सुनते हैं, और ये श्रमजीवी जिस तरह से जुड़ते हैं या लोगों के जो अनुभव वो सुनते हैं, वो चेहरे पर मुस्कान, उस विश्वास बहाली का भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो दिखाती है कि अगर आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत है तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास भी इसी तरह हमारे सामने आता है। बिल्कुल, ये हमने अक्सर देखा है कि प्रधानमंत्री जब भी एक जो प्रधानमंत्री जिस चीज की आधारशिला रखते हैं उसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री करते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री का हमने जो अब तक देखा है कि प्रधानमंत्री जो भी प्रोजेक्ट है उसको बनाने वाला जो मैन पावर है उसके साथ जरूर मुखातिब होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे मिलते हैं, और चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे लेबर हो, अधिकारी हो, उनके एक्सपीरियंस को पूछते हैं, साझा करते हैं, उनसे ये जानते हैं कितने साल से इस प्रोजेक्ट पे हैं वो। चिनाब में भी हमने देखा कि वहाँ भी उन्होंने, वहाँ पे जो इंजीनियर्स थे, वहाँ के जो लोग थे, उनसे पूछा कि आपको कितने साल हो गए यहाँ पे। किसी ने बताया कि उन्हें 10 साल हो गया, किसी ने 8 साल, किसी ने बताया कि उसे आए हुए अभी 1 साल ही हो गया। तो प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद उनके अंदर जो है और ऊर्जा आता है कि जब देश का प्रधानमंत्री उन्हें रिकॉग्नाइज कर रहा है, पहचान रहा है कि देखो ये काम आपने किया, और प्रधानमंत्री से उन्हें एप्रिसिएशन मिल रहा है, उन्हें शाबाशी मिल रही है, तो एक और एनर्जी के साथ जो ये मैन पावर है और नए प्रोजेक्ट के ऊपर वो आगे बढ़ता है। और प्रधानमंत्री की हमेशा की एक खासियत रही है कि ऐसे मौकों पर वो इन लोगों से मिलते हैं, साथ साथ जो बच्चे हैं उन बच्चों से भी इंटरेक्ट करते हैं, उन बच्चों से भी मिलते हैं, उनसे उनका अनुभव पूछते हैं कि कैसा लगा आपको ये ट्रेन, इस ट्रेन के अंदर और क्या होना चाहिए, इस ट्रेन में आपको कितना सुविधा। अरे इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है अभिषेक कि प्रधानमंत्री फीडबैक मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी अगर आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम इससे अच्छा काम नहीं कर सकते। उनका मानना हमेशा से ये रहा कि आप इससे और बेहतर, इससे और अच्छा, गुणवत्तापूर्ण कर सकते हैं। और पूरे देश के सर्वांगीण विकास में अगर आपके सुझाव बहुत अहमियत रखते हैं तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में प्रधानमंत्री ने हमेशा लोगों की बात सुनी है, उनके अनुभवों को समझा है और उस पर अमल करने के लिए भी कहा गया है, जो रिस्पेक्टेड मंत्रालय उससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और आपने आज भी जैसे देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पे आने के बाद जब वो इस नए बेंगलोर बेलगावी वंदे भारत ट्रेन के कोच के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ मौजूद जो बच्चे बैठे थे उनसे बातचीत किया, उनसे जाना उनका क्या फीडबैक है ट्रेन के बारे में। उनको
और बच्चे बहुत खुश थे। उस ट्रेन के अंदर जो बच्चे थे वो बहुत खुश थे। एक तो ऐसी ट्रेन के अंदर उन्हें बैठने का मौका मिला और वो भी इनॉग्रल रन पर, जबकि इसकी शुरुआत हो रही है और उनके सामने प्रधानमंत्री और किसी और को नहीं, वो प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को अपना फीडबैक बता रहे हैं, चीजें बता रहे हैं, उन्हें क्या अच्छा लगा और क्या उन्हें इसमें चाहिए। तो ये एक प्रधानमंत्री का फीडबैक का जो है एक तरीका है जो कि डायरेक्ट भी है और इसके अलावा भी कई सारे तंत्र जो उनके जरिए भी उन तक प्राप्त होता है। और क्या देश के अंदर नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होनी चाहिए, किस तरीके से 2047 तक विकसित भारत को बनाने का जो संकल्प है उसको पूरा किया जाए, ये सारे फीडबैक को लेकर के प्रधानमंत्री आगे की सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़, क्योंकि हम लगातार उन सुविधाओं का जिक्र कर रहे हैं, आखिरकार ट्रेन के सफ़र को जब हाईटेक बना दिया गया है तो उन सुविधाओं के बारे में भी ज़रा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि आपने तो वो ट्रेन अंदर से देखी भी है, जिसमें हम फोल्डेबल स्नैक्स टेबल की हम बात करते हैं, पोर्टेबल चार्जर्स पॉइंट्स हैं और स्पीड, लोकेशन और अगले स्टेशन की जानकारी यानी कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी साझा की जाएगी। और सबसे अहम बात कि स्वदेशी सेमी हाई स्पीड जो वंदे भारत एक्सप्रेस की जो कवच सुरक्षा प्रणाली है, ये अपने आप में इसे अलग अलहदा बनाती है। बिल्कुल, बहुत ही आप कह सकते हैं भारत का सबसे लग्जरी ट्रेन इसे आप कह सकते हैं। इसके जितने भी कोच हैं, अगर इकोनॉमी क्लास की बात करें तो आपको लगेगा कि कोई आप जैसे पहले की पिक्चरों में हम देखते थे कि विदेशों में ट्रेन दिखाई जाती है, आपको उससे बेहतर लुक आएगा। इसको इंटीरियर की या एक्सटीरियर की बात करें, इसके एग्जीक्यूटिव क्लास की बात करें तो एग्जीक्यूटिव क्लास में आप देखेंगे कि जैसे विस्टा डोम कोच देखते हैं उस तरीके का इसके अंदर भी विंडोज दिया गया है। तो विस्टा डोम की तरह अगर ऊपर को अगर छोड़ दे, दोनों साइड के अगर विंडोज को देखें तो उस तरीके का है। एडजस्टेबल आप कह सकते हैं कि आपको जिस तरीके से 1 बाय 1 सीट का सीक्वेंस होता है उसको आमने सामने परिवार की तरफ भी दोनों अगर बैठ के बात करना चाहे तो वो भी मूव हो जाता है। आप आराम से, आप अगर विंडो के बाहर बहुत अच्छा खूबसूरत नजारा है तो आप विंडो की तरफ घुमा के उसे देख सकते हैं। साथ साथ चार्जिंग के लिए जो पारंपरिक ट्रेनों में होता था कि चार्जिंग के लिए 1-2 पॉइंट ही बने होते हैं, उसमें आपको अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, वैसा नहीं है। हर सीट के साथ चार्जिंग की सुविधा है। चाहे बॉटल होल्डर की बात करें या फिर चार्जिंग की बात करें, रीडिंग लाइट की बात करें, हम हर सीट पे जो है वो रीडिंग लाइट की आपको फैसिलिटी है ताकि दूसरे पैसेंजर को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, किसी तरह से सुरक्षित जो पैसेंजर है वो रहे। इसके लिए सीसीटीवी कैमरा हर कोच के अंदर लगा है, कोच के बाहर लगा हुआ है और साथ साथ स्लाइडिंग दरवाजे हैं। स्टेशन पे कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेन चढ़ने या उतरते समय जो है हादसा, यात्री जो है हादसा के शिकार हो जाते हैं। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित है ये। यानी कि स्टेशन से जब खुलेगी है तो इसका स्लाइडिंग डोर ऑटोमेटिक बंद होगा और उसे फिर कोई भी यात्री या कोई नहीं खोल सकता। अगर कोई इमरजेंसी है तो टॉकबैक सिस्टम है वहां पर, जिसके जरिए आप ट्रेन के जो पायलट है उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपको तुरंत इससे मदद मिलेगी। तो ये सारी सुविधाएं कवच जैसी सुविधा, यानी कि और एंटी कॉलिजन, जैसे पूरा पारंपरिक ट्रेनों में देखते थे कोचेज इस तरह के होते थे कि अगर ट्रेन की दुर्घटना होती है तो ट्रेन के डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ जाते थे, जिसके कारण जो क्षति होती थी, जानमाल का नुकसान होता था, वो काफी होता। अब ऐसे कोचेज बनाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छा, इसमें बहुत अहम बात यह है कि मैं पीछे देख रही हूँ कि जो बैनर लगा है उसमें लिखा है गिफ्ट ऑफ मॉडर्न ट्रैवल टू विकसित भारत, यानी नित्य नया नूतन और पुरचिरातन। आप अगर ट्रेन की तस्वीर जो लगातार हम अपने दर्शकों को इस मंच के माध्यम से दिखा रहे हैं, इस ट्रेन को सजाया गया है गेंदे के फूलों से और जो तिरंगे के रंग हैं उनसे जुड़े हुए गुब्बारों से। यानी अगर हम नित्य नया नूतन यानी अत्याधुनिकता को लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि संस्कृति पीछे छूट रही है। और यही वजह है कि आप देखिए कि वंदे भारत का जो पहला कोच है उस पर स्वास्तिक बनाया गया है और ये इस भारत की पहचान है जो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को संजोकर